आगे सेक्शन है जी फार्मूलेशन ऑफ द ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम, यानी जो ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम है ये किस तरह फार्मूलेट किया गया है, उसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है, वो सारा एक्सप्लेन किया गया है जी। In this section, we formulate an optimal control model for COVID-19 to drive 4 control measures with minimal implementation cost to eradicate the disease after a defined period of time. ऑप्टिमल कंट्रोल जो प्रॉब्लम होता है जिसमें कंट्रोल फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं, यानी डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं टर्म्स ऑफ कंट्रोल फंक्शन। तो बेसिक जो टास्क होता है वो क्या होता है, ओके मैथमेटिकली हम सॉल्व करके दो चीज़ें हमने माइंड में रखी होती हैं। एक तो ये कि जो हम वो कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं वो मिनिमम कास्ट आए उस कंट्रोल की, और दूसरा उस मिनिमम कास्ट के साथ साथ जो बीमारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ डेंगू की, तो डेंगू के लिए अब कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से हैं जी। कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे किया जा सकता है एटमॉस्फेयर में, या उन साइट्स पे जहाँ ब्रीडिंग साइट्स पे जहाँ पे ये डेंगू के लार्वाज वगैरह होते हैं और कुछ, तो उसमें स्प्रे किया जाए, या ऐसे कोई जो है पैरास्टाइड वो यूज़ किए जाएं ताकि ये उनकी मॉर्टेलिटी हो जाए, उनकी डेथ हो जाए। दूसरा ये है कि कंट्रोल में ये दूसरा ये भी अप्लाई किया जा सकता है कि जितने डेंगू के इन्फेक्टेड पर्सन हैं वहाँ पे जो है वो बेड नेट्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि उनको ना कोई और मच्छर काट सके, और जब वो मच्छर नहीं काट सकेगा तो वो उसमें डेंगू आगे डेंगू का पैरासाइट वायरस ट्रांसफ़र नहीं होगा और फिर आगे दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब कैसे डिसाइड किया जा सके कि ये कास्ट आया कि स्प्रे की कास्ट कम आएगी या बेड नेट्स प्रोवाइड करेंगे इनकी कास्ट कम आएगी, क्योंकि शुमार रीजन पे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन एक बहुत बड़े रीजन पे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि दो कंट्रोल फंक्शंस हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। एक कंट्रोल फंक्शन जो कंट्रोल स्ट्रैटेजी ये कर रहा है कि प्रोवाइडिंग बेड नेट्स, दूसरी कंट्रोल स्ट्रैटेजी ये डिज़ाइन की जा रही है कि स्प्रे का, फिर उसके बाद देखा जाता है, फिर उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शनल ड्राइव करके और फिर आगे उसका मैथमेटिकली उसको सॉल्व करके और आगे फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस मिनिमम कास्ट किस फंक्शन की पड़ेगी और उसकी किसकी एफिकेसी ज़्यादा होगी और या ज़्यादा बीमारी कंट्रोल हो सकती है। इसलिए जो ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम होता है, ऑप्टिमल का मतलब ही यही है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ऑप्टिमल वैल्यू। तो दो चीज़ें माइंड में रखी जाती हैं। एक तो ये कि मिनिमम कास्ट हमारे पास आए जो भी हम कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ माइंड में ये रखी जाती है कि मैक्सिमम जो डिजीज़ है वो कंट्रोल हो। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाए जिससे कास्ट मिनिमम हो और बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। ये दो चीज़ें माइंड में रखी जाती है ऑप्टिमल कंट्रोल प्रॉब्लम जो डिज़ाइन किया जाता है इस तरह, और फिर आगे उसको जो एनालाइज किया जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शनल जो डिज़ाइन किया जाता है, वो ये दो चीज़ों को माइंड में रख के तो ये डिज़ाइन किया जाता है। और इधर वही चीज़ लिखी हुई है जी। इन दिस सेक्शन वी फार्मूलेट एन ऑप्टिमल कंट्रोल मॉडल फॉर कोविड-19 टू ड्राइव 4 कंट्रोल मेजर्स विद मिनिमल इम्प्लीमेंटेशन कास्ट टू एरेडिकेट द डिजीज आफ्टर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा कुछ पीरियड भी डिफाइन करते हैं कि ये जो कंट्रोल हम अप्लाई कर रहे हैं ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हम कंट्रोल अप्लाई कर रहे होते हैं ये 3 माह के लिए कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं, 2 माह के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 1 माह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक
पार्टिकुलर हम टाइम भी डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम के लिए ये कंट्रोल अप्लाई करना है। तो टू ड्राइव 4 कंट्रोल मेजर्स, यहाँ पे 4 कंट्रोल मेजर्स जो है वो इंसर्ट किए गए होंगे, जो सपोज किए होंगे विद मिनिमल इम्प्लीमेंटेशन कास्ट, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कास्ट वो मिनिमम होनी चाहिए टू रेडिकेट द डिजीज, बीमारी को ख़त्म करने के लिए पार्टिकुलर टाइम है। अब पार्टिकुलर टाइम आगे ग्राफिकली हम देखेंगे, ग्राफ्स में देखेंगे कि वो पार्टिकुलर टाइम कितना लिया गया है, आया कि 3 माह लिया गया है, 4 माह लिया गया है या 1 साल लिया गया है, वो आगे देखा जा सकता है। और न्यू epidemiological time dependent control model is an extended and modified version of COVID-19 transmission dynamical model introduced in 28, यानी ये जो 28 रिसर्च पेपर है इसमें ये कोविड-19 का मॉडल पहले डिज़ाइन किया गया होगा, सिंपल मॉडल, और उसमें किसी और एस्पेक्ट से इसको स्टडी किया गया होगा। अब इस पेपर में उसी मैथमेटिकल मॉडल को लेके और उसमें कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए गए हैं, कंट्रोल फंक्शंस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और उसी मैथमेटिकल मॉडल को अब मॉडिफाई कर दिया गया। हियर वी नो दैट द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ससेप्टेबल, जहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, जो मैथमेटिकल मॉडल है, वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए गए होंगे इंडिविजुअल्स के, और उनके नाम इस तरह रखे गए हैं कि जो एक पहला कंपार्टमेंट में उसमें ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स हैं। ससेप्टेबल कौन से हैं? जिनको बीमारी लग सकती है, सेल्फ क्वारंटाइन ससेप्टेबल, ऐसे इंडिविजुअल जिनको बीमारी लग सकती है लेकिन उन्होंने पहले ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, अपने आप को एक सेपरेट कर लिया, एक लिहाज से एक्सपोज्ड, जिनमें यानी कि वायरस चला गया है लेकिन अभी तक सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हुए, और दूसरा वो आगे बीमारी फैला नहीं रहा क्योंकि वायरस उसमें, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि वायरस उसमें डेवलपमेंट की स्टेजेस पे है। इन्फेक्शंस विद टाइमली डायग्नोसिस, एक इन्फेक्शस एक बंदा जो बीमारी फैला रहा है लेकिन वो टाइमली डायग्नोज हो जाती है उसमें बीमारी, सपोज उसके अंदर वायरस एंटर हो गया, फिर वो उसने इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ख़त्म हो गया, फिर उसने बीमारी फैलाना शुरू कर दी, लेकिन 2 दिन के बाद डायग्नोज बीमारी कर ली गई उसमें। इन्फेक्शन विद डिलेड डायग्नोसिस, और ऐसे जिनके बीमारी को फैला भी रहे हैं लेकिन काफ़ी टाइम के बाद उसमें डायग्नोज की गई, वो बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, हो सकता है उन्होंने टेस्ट ही लेट करवाया हो या कोई और बहुत सारी ऐसी हैंडल्स बनाई गई हो जिस वजह से वो डिले हुआ हो उसमें डायग्नोज करने में, और वो फिर उस वक्त तक अभी तक बीमारी वो फैला रहे थे। हॉस्पिटलाइज्ड, ऐसे इंडिविजुअल जो हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं, रिकवर्ड, और जो बीमारी से रिकवर हो चुके हैं, द वायरल स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट, और एक क्लास दी गई कि वायरस जो एनवायरनमेंट में फैल रहा है वो कैसे फॉलोइंग द कंपार्टमेंटल ट्रांजिशन डायग्राम एज शोन इन फिगर 1। तो ये जो कंपार्टमेंट की ट्रांजिशन डायग्राम है कि डिफरेंट टर्म्स के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है, उसके लिए ये फिगर 1 दिखाई गई है। फिगर 1 में आप देखें ये सारे कंपार्टमेंट्स बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किए गए हैं। susceptible, quarantine, exposed, infectious with timely diagnosis, infectious with delayed diagnosis, hospitalized, virus, recovered। अब देखें यहाँ पे ससेप्टेबल से देखें, जो एरो किसी क्लास से किसी बॉक्स से जो निकल रहा है इसका मतलब ये है कि वो टर्म वहाँ से उस क्लास से माइनस हो रही है और दूसरे जो बॉक्स है उसमें एंटर हो रही है। जिस तरह सपोज QS है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है ये ससेप्टेबल क्लास से निकल रही है और SQ में एंटर हो रही है। इधर आप देख सकते हैं मॉडल में, आप देखें कि ये जो QS है ये S से माइनस हो रही है और QS SQ में एंटर हो रही है। इसी तरह Q1S आप देखें वो SQ से माइनस हो रही है और S में एंटर हो रही है। तो इसी तरह ये देखें कि Q1S यहाँ से ये माइनस हो रही है और इसमें एंटर हो रही है। तो इसी तरह सारी टर्म जो है जो एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ जो एरो है जिनका, इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास
इस क्लास से दूसरी क्लास में वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये डिफरेंट जो एरोज़ हैं वो टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस क्लास के से दूसरी क्लास की तरफ एरो होगा, जिस क्लास से ये एरो निकल रहा होगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ से वो टर्म उस क्लास से माइनस हो रही होगी, और जिस क्लास में ये एंटर हो रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे ये टर्म ऐड हो रही होगी। तो इस तरह ये पूरी फ्लो डायग्राम उस मैथमेटिकल मॉडल की रिप्रेजेंट कर रही है जी, कि किस तरह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ये हमारे पास जो टर्म्स है वो ट्रांसफ़र हो रही है। The eight-state dynamical model describing the transmission dynamics of COVID-19 is given by, यानी यहाँ पे 8 क्लासेस बनाई गई हैं, 8 इक्वेशंस बनाई गई हैं, ds by dt, dsq by dt, de by dt, 3 होगी, और बाकी आगे ये 5 ये हैं जी, di1, di2, dh, dr और dv by dt, ये 8 क्लासेस बनाई गई हैं। यानी ये जो हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडल है ये 8 डायमेंशनल सिस्टम पे बेस करता है, यानी इसमें 8 क्लासेस हैं। और दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन है कि ये जो एक्वेशन है वो ये फर्स्ट ऑर्डर एक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर एक्वेशन क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं आप देख सकते हैं, एस क्यू ए, और उनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया है। पहली बार ये आप कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, और आगे लीनियरिटी की बात करते हैं, ये सिस्टम नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर किस वजह से है? नॉन लीनियरिटी की 2-3 कंडीशन है जो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एक कंडीशन नॉन लीनियरिटी की क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो, तो तब भी वो नॉन लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो तब भी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो तब भी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये जो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन लीनियर सिस्टम है। क्यों नॉन लीनियर सिस्टम है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यही है कि जो जिनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिया जा रहा है। तो आप देखें डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में देख लें तो ई और एस का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, i1 और एस का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। ज़रूरी नहीं सारे प्रोडक्ट इन्वॉल्व हों, कोई एक भी इसमें वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों एक ही जगह पे, फिर भी ये जो सिस्टम है ये नॉन लीनियर सिस्टम ही बन जाता है। तो इस तरह ये जो सिस्टम है ये नॉन लीनियर सिस्टम है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आगे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं, बीटा ई वन, बीटा ई2 और बीटा वी डिनोट द ट्रांसमिशन रेट फ्रॉम द एक्सपोज्ड इन्फेक्शंस विद टाइमली डायग्नोसिस, इन्फेक्शंस विद डिले डायग्नोसिस एंड वायरस इन द एनवायरनमेंट टू द ससेप्टेबल। यानी ये जो ट्रांसमिशन रेट है कि जिस रेट से बीमारी फैल रही है, एक्सपोज्ड जब कंटेक्ट करते हैं ससेप्टेबल से, तो जिस रेट से बीमारी फैल रही है उसको बीटा ई का नाम दिया गया है। जो इन्फेक्शस अर्ली डायग्नोसिस है उनसे जो बीमारी ससेप्टेबल के साथ कंटेक्ट करके जो बीमारी फैला रहे हैं उसके लिए बीटा ई1 का नाम दिया गया है। और जो इन्फेक्शस डिले डायग्नोसिस से जो उनके ससेप्टेबल के साथ कंटेक्ट से जो बीमारी फैल रही है उसको बीटा ई2 का नाम दिया गया है। और बीटा वी वो ट्रांसमिशन है जो वायरस से, जो एनवायरनमेंट में वायरस है जिस वजह से बीमारी फैल रही है उससे वो जो ट्रांसमिशन रेट है वो बीटा वी से डिनोट किया गया है। आल्सो एफ आई इज द रेट ऑफ वायरस इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम बोथ एक्सपोज्ड इन्फेक्शंस एंड रिमूव एट द रेट डी वी। यानी जो एफ आई वो रेट्स हैं जो वायरस जो हैं वो एनवायरनमेंट is the rate of virus in the environment from both, यानी एक्सपोज से जो एनवायरनमेंट में वायरस आ रहा है जो किस रेट से आ रहा है वो F1 है,
जो इन्फेक्शियस अर्ली स्टेज है उनसे जो वायरस एनवायरनमेंट में आ रहा है वो F2 रेट से आ रहा है, और जो इन्फेक्शियस विद डिले स्टेज है उनसे जो वायरस एनवायरनमेंट में आ रहा है वो F3 रेट से आ रहा है। और फिर वायरस की कुछ टाइम के बाद डेथ भी हो जाती है, तो वो जो डेथ है उस वायरस की वो DV से रिप्रेजेंट की गई है। और बाकी जितने भी पैरामीटर्स हैं, फॉर द रेस्ट ऑफ द मॉडल वी रेफर द इंटरेस्टेड रीडर टू रेफरेंस 28 फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो वो जो 28 ये जो रिसर्च पेपर है जिधर से ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया उसमें बाकी सारे पैरामीटर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बताई गई होगी कि ये पैरामीटर किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन